गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस करने वाला है वायुमंडल का दबाव या एयर प्रेशर क्या होता है। तो अभी आपके सामने है डॉक्टर सवेंद्र सिंह की भौतिक भूगोल पुस्तक, और इसी पुस्तक में से अभी हम डिस्कस करेंगे कि वायु दाब क्या होता है और किस प्रकार से वायुमंडल में वायु दाब रहता है। तो धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई यानी पर यूनिट, जैसे कि हम वर्ग इंच या वर्ग गज के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। अर्थात कि पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी जो परतें हैं उन परतों में गैस पाई जाती है और गैस में भार होता है, कुछ ज्यादा भारी तो कुछ हल्की भारी होती है, लेकिन कुछ न कुछ भार उसमें अवश्य होता है। तो ये जो भार है ये पृथ्वी पर गिरता है। तो पृथ्वी पर जो ये भार गिरता है उस भार की क्या स्थिति पृथ्वी पर देखी जाती है उसे हम वायुदाब कहते हैं, या वायुदाब के अंतर्गत हम इसे काउंट करते हैं। सबसे ज्यादा वायुदाब को काउंट किया जाता है मीन सी लेवल पर, यानी जो सागर का तल होता है उस सागर के तल पर सबसे अधिक हम एयर प्रेशर को काउंट करते हैं, जहां एक वर्ग इंच, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अर्थात अगर हम 1 इंच बाई 1 इंच का एक स्क्वायर लें तो उस क्षेत्र पर जो एयर का जो प्रेशर है वह लगभग 1 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर दाब होता है, यानी इस पर लगभग 1 किलो जितना भार हमें वहां पर महसूस होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्र पर। वायुदाब को मापने के लिए जो यूनिट है वह सेंटीमीटर, इंच या मिलीबार, जिसे हम MB कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। अब वायुदाब को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग लिया जाता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में मरकरी यानी पारा भरा रहता है। अब ये मरकरी में पारा जितना ऊंचा रहेगा उसके आधार पर हम वहां उस क्षेत्र के वायुदाब को नापते हैं। सागर तल पर ऊंचाई इस मरकरी की लगभग 76 सेंटीमीटर या 1013.25 मिलीबार होती है। यानी अगर हम सी लेवल पर अगर बैरोमीटर की सहायता से एयर प्रेशर को काउंट करें तो उस बैरोमीटर में जो मरकरी भरा हुआ है वह लगभग 30 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर या 29 इंच या 30 इंच तक ऊंचा होगा। 76 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया जो हमारे फिट की जो स्केल होती है, आप देखेंगे उस फिट की जो स्केल है उसमें 30 सेंटीमीटर होता है। तो वैसे वैसे लगभग 2 से अधिक स्केल अगर हम रखें इतना ऊंचा मरकरी का लेवल पहुंच जाएगा। पारे की 0.1 इंच की ऊंचाई लगभग 3.4 मिलीबार की बराबर होती है, यानी 3.4 MB इज इक्वल टू मरकरी का 0.1 इंच की हाइट। अगर बैरोमीटर का मरकरी 0.1 इंच की ऊंचाई पर जाता है तो हम उसे 3.4 मिलीबार के बराबर मानते हैं। इसी प्रकार अगर हम सागर तल पर वायुदाब को देखें
तो वह 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि वायुदाब किसी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के समान नहीं रहता। यानी अगर हम कहें कि मैंने यहां पर 3 बिंदु लगाए, इन 3 बिंदु का वायुदाब सेम हो सकता है। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं इसका वायुदाब है 10 मिलीबार, इसका है 10 मिलीबार और इसका भी 10 मिलीबार। ठीक है, तो हमने एक लाइन से उन क्षेत्रों को मिलाया है जहां का वायुदाब एक समान है। तो ऐसे ही एक समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहलाती है। इस आइसोबार को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि यह हमारा अर्थ है। अब अर्थ पर वायुदाब किस प्रकार से रहता है कि भारत के संदर्भ में भी देख लेते हैं कि भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इन सभी का वायुदाब जो रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा। वायुदाब में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी मदुराई का वायुदाब और राजस्थान के वायुदाब में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। अब वायुदाब यानी हवा का दाब है, यानी हवाएं वहां पर ज्यादा प्रेशर डाल रही। हवाएं ज्यादा होगी या भारी हवाएं होगी तो प्रेशर अधिक होगा, हवाएं हल्की है तो प्रेशर कम होगा। तो इसी प्रकार से वायुदाब जहां पर अधिक पाया जाएगा, इसका अर्थ है कि वहां पर भारी हवाएं रहती है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि जब हमने वायुमंडल को पढ़ा तो उसके अंतर्गत उसके कॉम्पोजिशन में हमने कई ऐसी गैसों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी जिनका वायुदाब, वायु या जो गैसेस थी उनका भार अधिक था। तो जहां पर वो गैसें पाई जाएगी वहां पर वायुदाब भी अधिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी वायुदाब को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, उनको आगे हम देखेंगे। आइसोबार आप समझ चुके होंगे, समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा। इसी प्रकार से समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसे कहते हैं हम आइसोथर्म्स, यानी समान ताप क्षेत्र वालों मिलाने वाली रेखा। वायुदाब को कैसे नापते हैं? तो मापने के लिए कई प्रकार के उपकरण काम में लिए जाते हैं, जिसमें एक साधारण बैरोमीटर हो सकता है। 14 नाम के व्यक्ति ने जो बैरोमीटर बनाया उसका प्रयोग किया जाता है। एक एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम प्रैक्टिकल की जो क्लासेज हैं उसमें अच्छी तरीके से जानेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में तो कमी देखने को मिलती है सौरमंडल में। तो क्या ऊंचाई के साथ वायुदाब भी घटता है? जी हाँ। क्या दर होती है? तो आप देखें कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 600 फीट यानी प्रति 180 मीटर की हम हाइट में जाएंगे, वहां पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की रेट से वायुदाब, एयर प्रेशर लो होगा। यानी जिस प्रकार से तापमान घटता है उसी प्रकार से वायुदाब भी घटता है, लेकिन ये घटने की जो दर है वो एक समान नहीं रहती। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे आपका
जो बैरोमीटर में भरा हुआ जो मरकरी है, जो पारा है, वो नीचे आएगा। क्यों ऊपर जाएगा? नीचे आएगा, क्योंकि वायुदाब घट रहा है। ये जो दर है, ये कुछ हजार फीट तक ही संभव हो पाती है। इसके आगे क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके आगे जो वायु पाई जाती है वह हल्की, वह विरल, यानी फैली हुई मिलती है। तो वायुदाब वहां पर धीरे से, यानी जो स्पीड है वह वहां पर बहुत तीव्रता से कम होने लगती है। जब हम धरातल से लगभग 540 मीटर या 1800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तब तक वायुमंडल का आधा दाब स्थित होता है। यानी एयर प्रेशर जो मिलेगा ज्यादातर आपको 540 फीट, 540 मीटर या 1800 फीट तक ही देखने को मिलेगा। इससे अधिक ऊंचाई पर हम पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी और वायुदाब की कमी के कारण हम देखेंगे कि जितने भी जो पर्वतारोही होते हैं वह अपने सुरक्षा उपकरणों को साथ लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुदाब की कमी के कारण मानव के नाक और कान से खून निकलने लगता है, उसे घुटन सी महसूस होने लगती है, दम घुटने लगता है। क्यों? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी और प्रेशर भी कम हो गया, तो वायुदाब की कमी से उसके ब्लड का प्रेशर भी डिस्टर्ब होगा, उसके कान और उसके नाक से खून निकलने लगेगा। इसी कारण उसे विशेष प्रकार की सूट पहनकर पहाड़ों पर चढ़ना होता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय हम महसूस कर सकते हैं हमारी हमारी सांसें फूल जाती हैं, हम काफी तेज गति से सांस लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन वहां पर कम मिल रही है। कम क्यों मिल रही है? क्योंकि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का अर्थ हो गया कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वायुदाब बढ़ेगा अर्थात टेम्परेचर कम हुआ, तापमान बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा। यानी जहां जहां पर तापमान अधिक मिलेगा वहां पर आपको लो प्रेशर मिलेगा, न्यून वायुदाब का चित्र मिलेगा, और जहां पर ठंडे क्षेत्र है वहां पर आपको हाई प्रेशर यानी उच्च दाब देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार तापमान के अधिक होने से वायुदाब कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो उस समय वायुदाब बढ़ जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि थर्मोमीटर का जब पारा ऊंचा हो यानी तापमान अधिक है तो बैरोमीटर नीचे चला जाएगा, और अगर थर्मोमीटर नीचे चला गया यानी टेम्परेचर लो हुआ है, उस समय बैरोमीटर ऊंचा चला जाएगा। यानी बैरोमीटर यानी थर्मोमीटर में अगर मरकरी डाउन जा रहा है, पारा की भरी हुई नली में पारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो बैरोमीटर में ये ऊंचा होगा। तो इस प्रकार से दोनों में संबंध। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में या पृथ्वी के चारों तरफ वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं। कुछ प्रेशर्स के बेल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि तापमान तथा वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने तापमान के विभिन्न बेल्ट्स पेटियों के बारे में पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की टेम्परेचर के जोन होते हैं। कुछ ट्रॉपिक्स होते हैं यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कुछ टेम्परेट होते हैं तो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, और कुछ पोलर रीजन्स होते हैं यानी फ्रिगिड जोन्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीनों ही अगर स्थानों को देखें तो एक जगह पर तापमान अधिक है, कौन सा? जो इक्वेटोरियल बेल्ट है जिसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, वहां पर तापमान अधिक है। तो तापमान अधिक है, इसका अर्थ हुआ कि वहां पर वायुदाब कब रहेगा।
और जो ठंडे क्षेत्र है जिसे फ्रिगिड जोन्स कहा जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर तापमान कम है, यानी वहां पर प्रेशर जो रहेगा वह उच्च रहेगा। तो इसी आधार पर कुछ बेल्ट्स क्रिएट होते हैं, उन बेल्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इन्हें दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, एक तो हाई प्रेशर, ठीक है, तो उसे हम हाई के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक है लो प्रेशर जोन, जिसे हम गर्त या डिप्रेशन भी कहते हैं। गर्त या डिप्रेशन क्यों कहते हैं, तो उसके संदर्भ में भी कई कॉन्सेप्ट हमारे आएंगे। इसी प्रकार से यदि हम समस्त ग्लोब पर, हमारा जो ग्लोब है और उस पर हम ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि वायुदाब में उच्च दाब तथा निम्न दाब एक निश्चित प्रणाली, यानी एक फिक्स्ड सिस्टम के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यदि पृथ्वी को हम उसका जनरलाइजेशन करें, साधारणीकरण करें, तो हम देखें कि यदि ये हमारी पृथ्वी, अब पृथ्वी में आप देखेंगे कि इसका उत्तरी गोलार्ध का जो चित्र है और तथा दक्षिणी गोलार्ध का जो चित्र है, उसमें आपको बारिश अधिक हो रही, वो यहां से यहां पर आप देखेंगे, नजर डालें तो आप पाएंगे हमारे पृथ्वी के बीचों बीच ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। टेम्परेचर यहां पर रहता है हाई, टेम्परेचर हाई है यानी तापमान अधिक है, तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र है, उस ध्रुवीय क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, लो, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या मिलेगा आपको, हाई। इसी प्रकार से जो पोलर का जो सदर्न पोर्शन है, दक्षिणी ध्रुव, टेम्परेचर क्या रहता है, लो, और टेम्परेचर लो रहता है, इसका मतलब प्रेशर क्या रहेगा, हाई। तो यहां पर तीन ऐसे क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र, विषुवत रेखीय उच्च वायुदाब का केंद्र, और तीसरा जो है वह है दक्षिणी ध्रुव का, यानी सदर्न पोलर रीजन का हाई प्रेशर जोन। तो इस प्रकार से ये तीनों ही जो हाई प्रेशर या लो प्रेशर के जो जोन बने हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बना, टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बना। तो दोनों ही जो चित्र है, उन दोनों ही क्षेत्रों में सबसे मुख्य जो कारक रहा वो टेम्परेचर। तो ये तीन जो बेल्ट्स है, इन क्या होती है, इनको दो बड़े समूहों में विभाजित किया जाता है। एक तो है तापजन्य, थर्मल प्रेशर बेल्ट, ठीक है। थर्मल प्रेशर बेल्ट कितने होंगे, तीन। एक तो मिलेगा इक्वेटर पर, साल भर तेज धूप रहती है, तेज धूप रहती है, लो प्रेशर। और दो होते हैं ध्रुवीय, पोलर हाई प्रेशर, पोलर क्षेत्र जहां पर ठंड अधिक रहती है, सूर्य की किरणों का तिरछापन ज्यादा है, इस कारण यहां पर वायुदाब क्या रहेगा, उच्च, टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई रहेगा। तो एक तो हो गई नदर हेमिस्फीयर में, और एक हो गई आपका सदर्न, दोनों मिलकर 1+1 2 एंड इक्वेटोरियल वाली हो गई थर्ड। तो कितनी हो गई, तीन। तीन जो है थर्मल प्रेशर बेल्ट है, और दो जो है वह डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, जिसमें से दो
यानी उपोष्ण तथा उपध्रुवीय हमें देखने को मिलेगी। उपोष्ण उपध्रुवीय कहाँ मिलेगी? तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि दो तो उपध्रुवीय कहेंगे। यहां पर आपको एक अलग सा सिस्टम देखने को मिलेगा। देखिएगा, अगर हम देखें तो यहां पर देखिएगा, याद करने का एकदम सिंपल तरीका, यहां पर है लो प्रेशर, उसके बाद है हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर। लो प्रेशर, देन हाई प्रेशर, देन लो प्रेशर एंड देन हाई प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर किसके कारण है? टेम्परेचर के कारण। हाई प्रेशर किसके कारण है? टेम्परेचर के कारण। हाई प्रेशर किसके कारण है? टेम्परेचर के कारण। तीनों ही थर्मल। जो पीछे दो बचती है वो क्या है? डायनेमिक। ये भी डायनेमिक और ये भी डायनेमिक। जो लो प्रेशर इक्वेटोरियल के पास है तो उसे सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण, और जो ध्रुवों के पास है उसे उपध्रुवीय या सब पोलर प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अगली क्लास के अंतर्गत हम इन सभी पेटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।